जमीन पर बैठी नजर आई, जिसके साथ बकरी का बच्चा मस्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। रीट एग्जाम हॉल में हम बात कर रहे हैं रीट का जो पहला पेपर हुआ है उसको पूरा हल करा रहे हैं, ताकि आप अपने प्रश्न पत्र का मिलान कर सकें, क्या सवाल आपने जो किए वो सही हैं या फिर गलत हैं। तो हमने हिंदी भाषा से लेकर के संस्कृत और अंग्रेजी को हल कर दिया है और अब हम चल रहे हैं आगे जीके और मनोविज्ञान की तरफ, ताकि आपको ये दिखा सके, बता सके कि आपके प्रश्न पत्र का जो जवाब है वो किस तरह से सही है या फिर गलत है। तो हमारे साथ में जो पूरा एक एक्सपर्ट पैनल यहाँ पर मौजूद है, गोविंद शर्मा से हम जानना चाहेंगे विज्ञान का जो पेपर है वो किस तरह का रहा है और किस तरह से आप उसको हल करेंगे। मतलब देखिए, सबसे पहले तो जो इस समय रिसेंट सिनेरियो में जो पैंडेमिक चल रही है, जो बीमारियां चल रही हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल पेपर जो है वो प्रैक्टिकली आपके डिजीज के ऊपर है। अधिकतर क्वेश्चन जो है वो आपके कम्युनिकेबल डिजीजेज, संचरित रोग हैं, उनके ऊपर है। जैसे कि पहला प्रश्न है वायरस जनित रोग कौन सा है, तो अब इसमें बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर होगा रेबीज। हालांकि ये क्वेश्चन डाउट में भी जा सकता है क्योंकि इसमें एक और ऑप्शन है दस्त। अब रोटा वायरस नाम का एक नया वायरस आया है जिसके कारण भी दस्त हो सकता है। तो सवाल और जवाब बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डाउट में जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है ईस्ट किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा कवक का। निम्न में से कौन शीत आवास का पादप है, सॉल्डेनेरा, इसका आंसर चला जाएगा। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रश्न पूछे हैं। जैसे यहां पर देखा जाए तो क्षय रोग यानी जो टीबी होता है उसका कारण पूछा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड का कारण पूछा है साल्मोनेला टाइफाई, और कुकुर खांसी जिसे हम वूपिंग कफ बोलते हैं उसका आंसर होगा बोर्टुला पर्टुसिस, और छोटी माता जिसे हम बोलते हैं चिकन पॉक्स उसका आंसर होगा वेलिसेरा जोस्टर। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर डिजीजेस, बीमारी के ऊपर ध्यान बिल्कुल केंद्रित किया गया है, बॉडी के ऊपर थोड़ा ध्यान केंद्रित है। जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद है कि पास्कल किसका मात्रक है। यहाँ पर जो प्रश्न फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे गए हैं वो बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल इजी हैं कंपेयर टू बायोलॉजी। बायोलॉजी थोड़ी टफ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत इजी है। जैसे पास्कल किसका मात्रक है, दाब का हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा टफ है यहाँ पर, कि निम्न में से कौन फॉर्मिंग फेसेस, मैचुरेशन फेसेस और ऑर्गेनिजम्स के साथ पाया जाता है, इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो बायोलॉजी में मतलब बिल्कुल डीप पेनिट्रेट जाके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आज की प्रासंगिकता को स्पष्ट भी करता है। परंतु देखा जाए फिजिक्स केमिस्ट्री में, वहां पर उन क्वेश्चंस को पूछा गया है जहां पर एवरीडे आपका साइंस में जो योगदान होता है, जैसे केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो यहां पर होगा Al2SO43। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला पूछा है कि सूर्य से जो प्रकाश की किरण पृथ्वी पर आती है वो किस रूप में आती है, तो उसका उत्तर होगा विकिरण, रेडिएशन। इसके अलावा फ्यूज तार जो अपने घरों में हम लगाते हैं वो किस आधार पर कार्य करता है, तो उसका उत्तर होगा धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यहां पर इस तरह के प्रश्न पूछे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आप अपने नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। और बायोलॉजी में पूरा फोकस आपकी प्लांट्स पे ना जाकर इस बार आपकी बॉडी, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, संचारी और गैर संचारी रोगों की ओर प्रेषित किया है। तो बहुत ही अच्छा, एप्लीकेबल और बहुत ही शानदार पेपर है। मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्न को, पत्रों को हल करते समय विद्यार्थियों को बड़ा ही मजा आएगा। जिन्होंने तैयारी की है निश्चित रूप से अच्छे अंक उत्तीर्ण करेंगे। आप सभी को बधाई। साइंस का पेपर गोविंद जी ने यहाँ पर हल कर दिया है। मोहित दीक्षित जी हमारे साथ में है जो यहाँ पर मनोविज्ञान का पेपर हल करने आए हैं। मनोविज्ञान में किस तरह का पेपर है, कैसे आप सवालों के जवाब देंगे? देखिए, मनोविज्ञान को लेके हमेशा डर बना रहता है बच्चों में, और इस बार का जो पेपर आया है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही औसत लेवल का है, और अधिकांश क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले रीट में आए हुए हैं। मैं आपको प्रश्न बताता हूँ, बहुत सरल से प्रश्न और बहुत सरल से इनके जवाब रहे। अल्बर्ट बंडोरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम, तो क्रम है अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। सिगमंड फ्रायड हमेशा चाहते रहे हैं मनोविज्ञान के। सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि, तो ये स्वप्न विश्लेषण है। ADHD किसका अर्थ क्या है, तो ADHD नाम में ही छुपा हुआ है, अवधान को लेकर है, तो ध्यान विकार वाले बालक इसका जवाब है। एक परीक्षण जो व्यक्ति को किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, तो इसका जो जवाब है वो है उपलब्धि परीक्षण। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन में शिक्षा का अधिकार, बहुत ही सरल प्रश्न, 86वां संशोधन। फिर प्रश्न आया शिक्षा का अधिकार 2009 में प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे कितने हैं, तो बिल्कुल इसका जवाब है 45। फिर बात करते हैं कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है, तो जवाब है क्रियात्मक अनुसंधान।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों के सीखने से संबंधित है? तो संज्ञानात्मक सीखना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं वाले प्रश्न, और आप ध्यान रखिए नहीं वाले प्रश्न अक्सर हमें धोखा दे देते हैं। जवाब है वस्तुनिष्ठ व्याख्या, क्योंकि प्रक्षेपी में अलग अलग बातें निकल के आती हैं। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, तो 4 बातें हैं जो सबसे सटीक वो है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बात करते हैं आगे, तो एक सिंपल सा सीधा प्रश्न आया, वो है कि रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का प्रयोग किसको मापने में करते हैं? आप देखेंगे और प्रश्न भी मापने को लेके आए हैं। जवाब है बुद्धि। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, इसका प्रश्न लगभग हर बार आता है, और जवाब है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? बहुत बार पूछा गया प्रश्न, बिने इसका जवाब है एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालक के उत्थान हेतु कौन से प्रयास किया जाएगा? प्रतिभाशाली बालक है, उसका उत्थान करना है, तो बिल्कुल हम उसे विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन देंगे, जो इसके लिए बहुत सही ठीक जवाब है। प्रश्न आया, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? सीधा सीधा सूत्र लगाना था। जवाब हमारे सामने आ जाएगा 107.69। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, बिल्कुल शास्त्रीय अनुबंधन की बात की है। जवाब है पावलोव। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन, परिवार। बाकी आप 3 ऑप्शन देखेंगे तो तीनों के 3 ऑप्शन पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे बाल अपराध की बात है, जवाब आएगा माता पिता में अनबन होना। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो हम जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात की गई है, तो 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा व्यवस्था में इसमें कोई बात नहीं की गई। फिर हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा चरण शोध की क्रियात्मक अनुसंधान, शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो हम जानते हैं कल्पना होना जरूरी नहीं है, सामान्यकरण नहीं होता है, साहित्य पुनरीक्षण नहीं होता, तो प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन इसका जवाब रहेगा। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने के लिए क्या बात कही? तो बात है सांस्कृतिक विरासत की सराहना। अगला है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो कभी ना समाप्त होने वाली बात है, तो सीधी सी बात निरंतरता के सिद्धांत से इसका संबंध है। आगे लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? यहाँ पे फिर नहीं की बात की गई और इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड था। जवाब है व्यावसायिक रुचियां। ये व्यावसायिक रुचियां एक तरह से एप्टीट्यूड की बात होती है। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? देखिए मनोगत्यात्मक है, इसका मतलब एक्टिविटी होनी चाहिए, और सोचने में कोई एक्टिविटी नहीं होती, केवल स्थिर रह के सोचा जाता है, तो जवाब सोचना। व्यक्तित्व को मापन के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? तो बहुत सरल सा प्रश्न था, कैटल इसका जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? तो जवाब है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है, बिल्कुल उसको कुछ ज्यादा ही चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की को शामिल करना किस तरीके से करेंगे? तो जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। समस्या समाधान नहीं है, फिर नहीं का प्रश्न आया, और जवाब है संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को मापने में किसको मापने में किया जाता है? देखिए फिर मापन से प्रश्न, और जवाब है प्रक्षेपी विधि। और अंतिम प्रश्न सर, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की ओर लेके जाते हैं? बहुत बार ये प्रश्न आया, जवाब है अपसारी चिंतन। तो मनोविज्ञान का सवाल हमने यहाँ पर हल कर लिया है, प्रश्न पत्र हल कर लिया। अब बारी हम गणित की ले लेते हैं, क्योंकि गणित बेहद मुश्किल मानी जाती है और कई अभ्यर्थी जो है इसमें घूम फिर कर के जो सवाल आते हैं उनसे परेशान हो जाते हैं। किस तरह का पेपर रहा है इस बार? सर बहुत इजी पेपर था, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपने स्ट्रॉन्ग कर ली तो मतलब पेपर सॉल्व होना ही है आपका। तो बहुत आसान पेपर था, सिर्फ थोड़ा सा समय देना था आपको कैलकुलेट करने में, आंसर डेफिनेटली आएगा। एक बार सर पुरान हो जाए। चलिए तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। जैसे क्वेश्चन था 30 की पावर -5 गुणा 5 की पावर 12 बटे 625 गुणा 6 की पावर -5 का सोल्यूशन, इसका आंसर होगा 125। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 6 की पावर 2x + 1 डिवाइड बाय 216 इक्वल्स टू 36, इसका आंसर 2 होगा यहाँ पर। इसके बाद एक माइनस करने वाला क्वेश्चन था जो बहुपद से रिलेटेड था, -5x² + 7y² - 4x वाला। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए, 7xy - 5y² + 3x²। इसके बाद हम बात करें गुणनखंड का, एक प्रश्न है हमारे पास, व्यंजक 9a² - 9ab - 40b², गुणनखंड निकालना था, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे। ऑप्शन बी इसका आंसर है 3a + 5b ब्रैकेट में, और दूसरा ऑप्शन है मतलब इसका जो दूसरा ब्रैकेट में है 3a - 8b। चलिए इसे कर सकते हैं। इसके बाद एक डिवाइड वाला, वही गुणनखंड बेस पे क्वेश्चन था हमारा, जिसका आंसर क्वेश्चन है x² + 7x + 10, इसके गुणनखंड फैक्टर बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर x + 2 कट जाएगा, रिमेनिंग जो बचेगा x + 5 बचेगा। इसके बाद एक परिमेय संख्या का क्वेश्चन था, ये आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते थे। इसका जो ऑप्शन है 13/21, इसका ऑप्शन से आंसर निकल सकता था, जरूरत नहीं थी इसको करने की। इसके बाद एक है छोटी से छोटी वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या की बात चल रही है यहाँ पर, तो एक ही ऑप्शन पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आंसर आप निकाल सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्यूब रूट के बेस पर एक क्वेश्चन पूछा गया, हर बार हमेशा पूछा जाता है और
पिछले पेपर को आपने सॉल्व किया तो उसके बेस पर क्वेश्चन बनाया। यहाँ पर जो 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन 0.000216 वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 0.1। देन शंकर मशीन खरीदने के लिए जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 29,680 रुपए इसका आंसर है। राजन 2 जो क्वेश्चन है हमारा, राजन 2 छत पंखे जो खरीदता है, इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन का आंसर है 3.5, यानी बिल्कुल आपने प्रैक्टिस की है ना, बस आंसर निकाल लिया आप लोगों ने। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान वाला जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन 32 आंसर है इसका। इसके बाद हम बात करें पार्थ वाला जो क्वेश्चन है, पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर वाला क्वेश्चन, इसका आंसर 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद हम बात करें एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी, इस क्वेश्चन का आंसर 49,140 है। इसके बाद एक फिगर दे रखा है और इस फिगर में अगर हम बात करें पैरेलल लाइन दे रखी पी और क्यू वाली, इसका सिंपल आंसर 55 है। देन हम बात करें यहाँ पर एक हमारा समरूपता और सर्वांग क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो समरूपता लास्ट टाइम लिया था, अब सर्वांग क्षमता ले ली इसने और इसका आंसर ऑप्शन, बस यहाँ पर चेंज थोड़ा सा किया, ऑर्डर देख लिया, ऑर्डर देखना था आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन है 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े आयताकार खेत की बात चल रही है, इसमें खुदाई करनी थी, इस क्वेश्चन का आंसर 25 सेंटीमीटर इसका आंसर है। इसके बाद हम बात करें घनाभ वाला जो क्वेश्चन है, घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर 450 है। इसके बाद हम बात करें बारंबारता सारणी वाला क्वेश्चन, पिछली बार भी पूछा था, सेम इस बार भी पूछ लिया गया, इसका आंसर 26 है। पाई चार्ट वाला जो क्वेश्चन है, टुच्चा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन बी 50,000 है। और इस बार जो नया चैप्टर हम बात करें प्रायिकता जो ऐड किया गया, उसका आंसर यहाँ पर 3 है। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन यूज किया तो आंसर निकाल सकते हैं। शिक्षण विधियों की बात करें, गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, इस क्वेश्चन का आंसर भाषा की एकरूपता है। गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना, ये क्वेश्चन इनमें से सभी इसका आंसर रहेगा। इसके बाद बात करें गणित शिक्षण की कौन सी विधि जिसे अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर विश्लेषण विधि रहेगा। उसके बाद गणितीय पदों को परिभाषित करने वाला जो क्वेश्चन, इसका आंसर संज्ञानात्मक रहेगा। इसके बाद बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है नैदांतिक परीक्षण की बात करें, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है अभिव्यक्ति का अभाव। उसके बाद किस गुण के कारण वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर वस्तुनिष्ठता। देन हम बात करें गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का जो आंसर रहेगा, इसका रहेगा गणना संबंधी कौशल बढ़ाना। आगमन विधि उपयुक्त है सूत्र स्थापना के लिए। और जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, वो है गणित की पाठ्य पुस्तक वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर इनमें से सभी। तो गणित हम हल कर चुके हैं, अब बच जाते हैं हमारे जीके से रिलेटेड जो सवाल जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं अलग अलग विषयों से, जिसमें कि राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, इन सभी से जुड़े हुए जो सवाल ज़्यादातर आते हैं। दयाशंकर पांडे जी, राजनीति विज्ञान से किस तरह के सवाल पूछे गए और कौन कौन से सवालों के जवाब आप हमें दे रहे हैं? सर सवाल बहुत अच्छे लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन तो इजी थे और रिपीट भी हुए हैं रीट में, लेकिन कुछ क्वेश्चन काफी स्तरीय हैं जो कि प्राय स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पाता, लेकिन ऑलमोस्ट 80 से 90% क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे भारतीय राजव्यवस्था के। टोटल 12 सवाल आए हैं जो मैं आपको कर देता हूं। सबसे पहला सवाल उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर है, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पास किया गया था। फिर सवाल 86 में संविधान संशोधन के तहत है, जो मूल अधिकारों में संशोधन को बताता है, जो स्वतंत्रता के अधिकार 21A में जुड़ा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भारत में लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे हम पोक्सो एक्ट भी कहते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है सर वो है स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष AS आयंगर जी हैं, जिन्हें अनंत सैनम आयंगर भी कहते हैं। उसके बाद भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है, ये टॉपिक नया जुड़ा था, उसमें से द्वितीय मतदान अधिकारी है। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, संसदीय शासन व्यवस्था का क्वेश्चन है ये। और इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चंस इधर उधर फैला करके दिए इन्होंने, लगातार नहीं दिए। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जो 2011 से मनाया जा रहा है 25 जनवरी को, ये नया टॉपिक जोड़ा था, उसमें से है। भारत के संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वो राज्य सूची है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को रिकॉर्ड कोर्ट या अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है, वो आर्टिकल 129 है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, अनुच्छेद 53 है। आर्टिकल्स के इस बार लगातार ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2A में जिसके द्वारा गठन का प्रावधान है वह ग्राम सभा है, और ये राजस्थान के संदर्भ में विशेषकर पूछा गया है। इस तरीके से लगभग 12 क्वेश्चन है सर जो इसमें पूछे गए, और संविधान के 2 क्वेश्चन मनोविज्ञान पूछे गए। टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए, और पेपर का जो लेवल है वो
से थोड़ा ऊंचा है, लेकिन जो मेहनती जिन बच्चों ने किए उनको मेहनत का ज्योग्राफी परिणाम में मिलेगा। बात कर ले, अगर हम ज्योग्राफी में किस तरह के सवाल पूछेंगे और क्या क्या सवालों के जवाब आप हमें देंगे? सीधा मैं क्वेश्चन की ओर आऊंगा। उससे पहले मैं बस यही बताना चाहूंगा कि इस नए सिलेबस के अंदर जितने भी नए टॉपिक जोड़े गए थे उनका समावेश इस पेपर में किया गया है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो आपके क्वेश्चन आया है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों का प्रवाह की दिशा पूछा है, जिसका आंसर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सूर्य व पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी काबू होती है, तो इस घटना को कहा जाता है अपसौर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला को लेकर जो नया टॉपिक जुड़ा था, इसमें चूहे की श्रेणी के बारे में पूछा गया, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमसे एक चक्रवात का नया टॉपिक जुड़ा था, उसका क्वेश्चन आया है कि चक्रवात की दिशा के बारे में क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आएगा पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों की पवनों की दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा तथा घड़ी की सुई की अनुकूल दिशा में भी देखने को मिलती है, जिसमें हमारा जो आंसर है तीसरा आंसर होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में, आपकी सुई की विपरीत दिशा में चक्रवातों की दिशा होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में बात की जाए तो घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखने को मिलता, इसमें पूछा गया था 100 टापुओं का शहर राजस्थान में किस जिले को कहा जाता है, तो आपके बांसवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया था, तो सहरिया। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिला। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, तो जैसलमेर झील के रूप में देखने को मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक फसलों का उत्पादन करने में आपके राजस्थान का प्रथम स्थान किसका, तो इसमें आंसर था सरसों का, मस्टर्ड जिसको आपके बोला जाता है। एक क्वेश्चन आया था अध्यापक कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ आपके साधन क्या होगा, तो आप ग्लोब, इसका आंसर देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तो एक हमारे भारत के अंदर से क्वेश्चन आया उत्तर के विशाल मैदान को लेकर कि उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर आपके विभिन्न स्थलाकृतियों का सही क्रम बताइएगा, जिसमें आपके नंबर 1 पर आएगा भाबर प्रदेश, 2 नंबर पर आएगा तराई प्रदेश, 3 नंबर पर आएगा खादर प्रदेश और 4 नंबर पर डेल्टाई प्रदेश का आंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद राजस्थान में, भारत में सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन कौन करता है, तो राजस्थान सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन करता है। 93% जिप्सम का उत्पादन करने वाला अकेला राजस्थान है। इससे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि क्वेश्चन हमें देखने को मिला कि आपके जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए किस में किया जाता है, तो इसका आंसर था J&K। लेकिन अभी हाल ही में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में 2 विभाजन हुए, जिसका सही आंसर अब वर्तमान में हुआ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रकार विजय भारद्वाज जी, इतिहास के सवालों के जवाब मुझे आप बिल्कुल सर। हमेशा की जैसे सोशल स्टडीज के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इतिहास और कला संस्कृति को दिया गया है, और इसमें बहुत अच्छी बात है कि पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। नए जोड़े हुए सिलेबस को में से भी प्रश्न दिए गए हैं। हाँ, तो मैं सवालों से शुरू करता हूं कि पहला प्रश्न है चोरा चोरी घटना कब हुई थी। बिल्कुल सीधा सा आंसर है फरवरी 1922 में। इसमें बच्चों को डेट की से मुक्त कर दिया गया। अच्छा, यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास धर्म न पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में। बिल्कुल स्पष्ट रूप से विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया ये कथन था। भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है, ये प्रश्न अभी हाल ही में कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा में भी आया हुआ है, और इसका सही आंसर होगा चोला मेला, जो महाराष्ट्र जो भक्ति आंदोलन है उससे संबंधित है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था, तो जजिया कर लगाया गया था मेवाड़ के ऊपर, और मेवाड़ में उस समय महाराणा राज सिंह थे, इसलिए इसका आंसर होगा महाराणा राज सिंह। एक प्रश्न आगे है, कुछ प्रश्न आगे भी है, जैसे जी सर, इतिहास में दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल, दुर्गादास राठौड़ की छतरी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर हुआ है। बिल्कुल सही बात है। श्रीमती किशोरी देवी सीकर या शेखावाटी किसान आंदोलन, तो इसका आंसर सीकर होगा। बजट्टी गले में पहना जाने वाला एक आभूषण है। इसके अलावा एक प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास में से दिया गया है महाजनपद काल से, और इसमें राजधानियों का सुमेलन कराया गया है, जिसमें कंबोज की राजधानी राजपुर है। ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी राजधानियां गलत है। देवरा किस जिले में स्थित है, इसे राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहा जाता है, और ये राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, बिल्कुल किया था। उसने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, बिल्कुल गलत। जैन धर्म स्वीकार किया था। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका केवल एक ही आंसर सही होगा, एक ही सत्य कथन है और वो है केवल एक। इसके अलावा
130 नंबर का प्रश्न है जो मेरी सीरीज से है, अशोक के बारे में, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित अशोक के अभिलेखों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंदर दोनों ही कथन सत्य होंगे, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। डूंगजी जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? बीकानेर और जोधपुर की सेना के साथ किया था। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया था? जोरावर सिंह बारहट के द्वारा किया गया था। और किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और निम्नलिखित में से कौन से हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल अर्थात जो पीछे वाला जो दस्ता होता है उसके अंदर शामिल थे? तो इसमें हकीम का सूरी जो प्रश्न है वो हरावल अर्थात आगे वाले दस्ते का था, इसलिए इस प्रश्न के आधार पर देखा जाए तो ए ऑप्शन सही होगा। 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो रामगोपाल पोद्दार की छतरी को सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। भारतीय जो प्राचीन भारत के इतिहास में पूछा गया है कि सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है उसमें कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है? तो 1, 2, 5 और 6, ये जो सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होगा। कौन सा ब्रह्मगुप्त राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो बिल्कुल जालौर भीनमाल से संबंधित है। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो प्रश्न है जिसमें गृहस्थ आश्रम को पोषक माना गया है, ग्रामीणी ग्राम का अधिकारी होता था और व्यापारी विष कहा जाता था, ये तीसरा ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा 1 और 2। संत दरियावजी द्वारा रामसनेही संप्रदाय की शाखा रैण में स्थापित की गई थी। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें महावीर स्वामी का जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ था और महावीर स्वामी की माता का नाम महामाया नहीं था, इसलिए 2 और 3 इसका बिल्कुल 2 और 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 2 और 4 यानी वर्धमान नाम था और पहले तीर्थंकर थे, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा 1-2 प्रश्न कुछ आगे भी देखे हैं और ये नहीं हो चुके हैं कंप्लीट। और ये तो तमाम रीट विषय के अलग अलग दिग्गज गुरुओं ने बताया है कि किस तरह से उन्होंने अपना प्रश्न पत्र यहाँ पर हल किया है। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ताकि आप अपने प्रश्न पत्र का मिलान इन विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए जवाबों से कर सकते हैं। एक आप अपना आकलन कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी परीक्षा कैसी रही है। हमारी कोशिश और हमारा मकसद केवल इतना था कि आप अपनी परीक्षा को, अपने दर्पण को देख सकें कि आपने जो इम्तिहान दिया है वो कितना सटीक है या फिर गलत है। लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान जो है ये पुष्टि नहीं करता है कि ये जो आंसर की हमने जारी की है या हमने आपको जो दिखाया है वो पूरी तरह से सत्य है या पूरी तरह से सही है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी होगी आंसर की, उसी को ही मान्य माना जाएगा। लेकिन हमारी तरफ से ये कोशिश यहाँ पर की गई है। हमारे जो तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद रहे हैं उन्होंने ये रीट का जो लेवल 2 का पेपर था वो आपके लिए हल किया है। विभिन्न विषयों को उन्होंने गहराई तक जाते हुए एक विषय की बारीकी को आपको समझाते हुए उन्होंने आप तक ये पहुंचाने की कोशिश की है। आसिफ। हाँ बिल्कुल महेश, हमने देखा कि जो एक्सपर्ट्स पैनल था उन्होंने चुटकियां बजाते ही जो है वो सारे क्वेश्चन पेपर को जो है वो सॉल्व कर दिया हर विषय को। और उम्मीद ये की जानी चाहिए महेश की जो अभ्यर्थी तैयारी करके गए थे वो इसी तरीके से पेपर सॉल्व करके आए हैं। हम फिर दूसरी पारी में लौटेंगे और एक्सपर्ट्स के साथ जानेंगे कि दूसरी पारी के पेपर जो है वो अभ्यर्थी के लिए कैसे हुए। फिलहाल तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।